Foreign trade in India is an important topic in the Class 12 Maharashtra State Board syllabus for commerce students. It covers aspects such as exports, imports, balance of trade, and balance of payments. Ignited Minds Tutorials has uploaded a video on this topic on YouTube, which can be helpful for students to gain better understanding. In recent years, India's foreign trade has witnessed significant growth, with exports and imports both increasing. The government has also taken steps to boost trade, such as introducing reforms in policies, including Make in India and Digital India initiatives. India mainly exports products like petroleum, gems, and jewelry, pharmaceuticals, chemicals, textiles, and engineering goods. The major import items include crude oil, electronic goods, gold and silver, chemicals, and machinery. India has trade relations with numerous countries and organizations, including the United States, the European Union, China, ASEAN, SAARC, and more. Studying foreign trade in India can help students understand the economic implications of international trade on the country's growth and development. It also highlights the challenges faced by India in the global market. With the help of resources such as Ignited Minds Tutorials video on the topic, students can gain valuable insights and knowledge on foreign trade in India. Okay, people, we will deal with the last chapter of economics. सेकेंड लास्ट वाला चैप्टर मैं देख लूँगा कि मैंने कहाँ तक आपको पढ़ाया था, उसके बाद कंटिन्यू करके उसको फिनिश कर देंगे. तो आपका इकोनॉमिक्स हम फिनिश कर देंगे और उसके बाद अगले हफ्ते प्रीलिम्स ले लेंगे, है ना. इकोनॉमिक्स में बनता है ना भाई साहब. और इसका तुम्हारा अब माथा सर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अभी तुमको देना ही पड़ेगा ना भाई साहब. तुम्हारे कॉलेज में तो चालू हो गया ना प्रीलिम्स, है कि नहीं. कभी से चालू है तो चालू हो जाएगा, हो ही जाएगा. करना तो पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है. मैं यहाँ पे कम से कम 10-10 प्रीलिम्स दिलवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट के. 10 बुढ़ा जाएंगे आप यहाँ पे दे देते प्रीलिम्स. समझ में आ रहा है, ठीक है. ओके, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, देखिए किसी भी इकोनॉमी के लिए फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि फॉरेन का जो इनकम है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपका जैसे समझ लो, मैंने अगर कोई ट्रेड किया और $70 कमाए तो $70 इंटू 80 भाई साहब, जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो पैसा हमारे इंडिया में आएगा. और हमेशा फॉरेन ट्रेड को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है. फॉरेन ट्रेड जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, ठीक है. क्लियर है. ओके 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 ओके. सो आपका वेटेज ऑफ द चैप्टर अगर हम देखेंगे विथ ऑप्शन, मतलब आपके जो MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स के आते हैं इस चैप्टर से आपके बोर्ड्स में. और विदाउट ऑप्शन, जो मतलब डिटेल आंसर लिखना पड़ेगा जिसमें, वो 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है. सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली द वेटेज, ठीक है. ये ईयर बाय ईयर ट्रेंड को देखकर समझा गया है, ठीक है. ओके, तो आपके भाई साहब क्या क्या है. इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, वगैरह वगैरह भाई साहब, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फॉरेन ट्रेड refers to trade between different countries of the world. It is also known as international trade और external trade. तो अलग अलग तमाम जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो धंधा होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है. इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलेंगे और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम, ठीक है. दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड. अकॉर्डिंग टू वॉशरमैन एंड हल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग भाई साहब कंट्रीज के बीच में रेसिडेंट्स हैं और उनके बीच में ये ट्रेड चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, ठीक है. फॉरेन ट्रेड की शुरुआत लगभग कहाँ से हुई ये हमको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना रहेगा सिल्क रूट. सिल्क रूट क्या होता है, ठीक है, बहुत पहले का रूट है ये, ठीक है. अरब्स लोग और बहुत सारे लोग जो हैं चाइना से सिल्क लेने जाते थे, ठीक है. और ये बहुत पहले की बात है. चाइना वाले इतने मतलब शातिर लोग थे कि इन्होंने, देखो सिल्क कहाँ से बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है, जो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है. आप सिल्क वॉर्म को भाई साहब खिलाते रहिए, फिर वो मोटा हो जाएगा, मोटा होकर भाई साहब कुकुन बन जाएगा. उस कुकुन को उबालते हुए पानी में डाल दीजिए तो उसमें से भाई साहब आपका क्या निकलेगा, इट विल बेसिकली फॉर्म सिल्क, ठीक है. उसमें से आपका भाई साहब
Okay, so according to Wasserman and Hartman, international trade consists of transaction between residents of different countries. अलग, हाँ, तो मैं आपको सिल्क रूट का एग्जांपल दे रहा था। तो चाइना वाले इतने शातिर थे, सिल्क बनाना एक बहुत ही आराम सा प्रोसेस है, कोई खर्चीला प्रोसेस नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज को लीक नहीं होने दिया और लगभग 100 साल तक वो सिल्क को एक्सपोर्ट करते रहे, बहुत दुगने दाम में, बहुत दुगने क्या भाई साहब, बहुत ज्यादा दाम में, और दूर दूर से लोग इस सिल्क को लेने आते थे, इसीलिए एक रूट बन गया जिसका नाम था सिल्क रूट, ठीक है। और ये फॉरेन ट्रेड तभी से चल रहा है भाई साहब, दूर दूर से लोग इस सिल्क को लेने आते थे, उन्होंने इसको रिवील 100 साल तक उनकी मोनोपोली रही सिल्क पे, ठीक है। जिस दिन भाई साहब लीक हुआ उस सब घर घर पे बनाने लगे भाई साहब, ठीक है। सो इट इज नॉट अ बिग डील, ओके। लेकिन ये अगर आप देखोगे जितने भी पुरातत्व चीजें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल एक्सकवेशन साइट्स, ठीक है, जितने भी आपके पास पुरातत्व चीजें हैं वहां से हमको चीजें जो बरामद हुई हैं, तो आप ऐसा समझो कि इंडोनेशिया में भारत से चीज बरामद हुई है या भारत में भाई साहब अमेरिका से चीज बरामद हुई है, तो उस टाइम पे भी बहुत दूर दराज लोग जाते थे, ट्रेडर्स यूज्ड टू वंडर अराउंड, ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू वॉशरमैन एंड हल्टमैन, और तुम वॉशरमैन एंड हल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग रेसिडेंट्स के बीच में। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड भाई साहब, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। क्यों भाई साहब, ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई साहब, ऑब्वियसली वी आर इंपोर्टिंग थिंग्स, ठीक है। कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है, और इस कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए भाई साहब, कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, कोई ना कोई चीज भाई साहब उसमें कमी रहेगी, तो उसको भाई साहब बाहर से चीजें मंगानी पड़ेंगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। और साथ में जो हमारे पास सरप्लस होता है, जो हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एक जरिया हो जाएगा कमाने का, ठीक है, ओके। सो इंपोर्ट ट्रेड इज व्हाट, इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। एक कंट्री भाई साहब दूसरे कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे गुड्स भी है और सर्विसेज भी हैं। इंपोर्टेड, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि वाकई में हम कोई माल अगर ला रहे हैं बाहर देश से, तो वो इंपोर्ट हो गया हमारा। अभी सर्विसेज कैसे इंपोर्ट हो सकते हैं, हाउ कैन सर्विसेज बी इंपोर्टेड, बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज ना, आप ऑनलाइन कोर्स लेना है भाई साहब, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स। आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे आपको जाकर पढ़ना नहीं पड़ता है, उनका भाई साहब ऑनलाइन कोर्स इंडिया में चल रहा है। इज दैट एन इंपोर्ट? यस इट इज, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब आपका, हाउ कैन इंपोर्ट विदाउट गुड्स, मतलब सर्विसेज का इंपोर्ट। और बताइए क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर। आप भाई साहब इंडिया में बैठे बैठे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं और यूएस में उसको आप यहाँ पे बैठे बैठे सेल कर सकते हैं, ठीक है। किसी को रिक्वायरमेंट होगा तो वो सॉफ्टवेयर आपसे परचेज करेगा, ठीक है। आपने भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया ही होगा, आपके मोबाइल में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो भाई साहब इंडिया में तो इन्हें सब बने हैं, ठीक है, दे आर फ्रॉम आउटसाइड ओनली, ठीक है। ओके, इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है। तो इंपोर्ट ट्रेड भाई साहब क्या होता है, रेफर्स टू, तो आपका भाई साहब एक कंट्री से दूसरे कंट्री से आप, हाँ सर्विसेज की बात कर रहा था मैं, तो सर्विसेज जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आपके मोबाइल में ही इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप समझ लो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या पीसी यूज कर रहे हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब होगा भाई साहब, विंडोज होगा, ये सब कौन इंडिया में बन रहा है? नहीं भाई साहब, उधर बन रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली इंपोर्टिंग देम, राइट। ये इंपोर्ट ही तो है, ठीक है, ये भी एक टाइप का इंपोर्ट ही हो गया। आपके लैपटॉप में जो भी चीजें होंगी ये सब इंपोर्टेड ही तो है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, जो पूरा विंडोज सिस्टम चल रहा है, वो भी तो इंपोर्टेड ही है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन में इतना ज्यादा प्रगाढ़ता बढ़ गई है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि इंपोर्ट का कौन सा चीज है और एक्सपोर्ट का कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी शू दैट यू आर यूजिंग, वो भी तो भाई साहब इंपोर्टेड है, कहाँ इंडिया में बनता है वो, मतलब इंडिया में उसका यूनिट होगा कोई बनने का, लेकिन टेक्नोलॉजी और जो भी आपका मटेरियल है वो तो यूएस है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट आज की तारीख में मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया है आज की तारीख में इंपोर्ट की चीजों को रिकॉग्नाइज करना। में हमारे ज़माने में जब ग्लोबलाइजेशन उतना प्रगाढ़ नहीं था, किसी के पास भाई साहब अगर नाइकी का शू है तो इसका मतलब इसके खानदान में कोई ना कोई भाई साहब अमेरिका गया रहेगा और वहाँ से ये परचेज करके लाया है, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही था। आज की तारीख में भाई साहब किसी भी शॉप में तुमको मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, तुमको भाई साहब अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है इसको खरीदने के लिए, है ना। सो इम्पोर्ट
के गुड्स और इंपोर्ट के सर्विसेज क्या होते हैं आज की तारीख में, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने सबने भाई साहब पावर पॉइंट यूज किया होगा, आप सबने भाई साहब वर्ड यूज किया होगा, आप सबने भाई साहब एक्सेल यूज किया होगा, तो ना भाई साहब ये इंडिया में बना है, ये भाई साहब वहां पे बना है, दीज आर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप नहीं करके अगर आज की तारीख में देखोगे ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ आर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक जमाना था जब ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मानते थे और उसको प्राथमिकता देते थे। आज की तारीख में भाई साहब हर गली नुक्कड़ में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके। In other words, it is the inflow of goods and services to the home country from a foreign country. ठीक है, तो एग्जाम्पल इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। तो इंडिया भाई साहब क्या इंपोर्ट कर रहा है? पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ से? इराक से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से भाई साहब यहाँ पे पेट्रोलियम आ रहा है। ठीक है, ओके। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई साहब आपका? एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। तो आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एक्सेट्रा। तो आपका भाई साहब टी है, राइस है, जूट, ठीक है, चाइना, हांगकांग, ये सब, क्योंकि हमारे पास वी आर ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू बांग्लादेश। टी हम एक्सपोर्ट करते हैं भाई साहब, जूट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एक्सेट्रा। हमारे यहाँ से भाई साहब ये सब जो भी चीज आपके पास सर कहा हुआ पार्टनर जी, कहा हुआ बहुत परेशान लग रही हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास सरप्लस रहता है उसको आप करते हैं एक्सपोर्ट, और जो भी आपके पास डेफिसिट में रहता है, दूसरे कंट्री के पास सरप्लस में रहता है, उसका करते हैं आप इंपोर्ट। ठीक है, ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब समझ में आता है? BOP जिसको हम बोलते हैं। कहा रे इकोनॉमिक्स पढ़े हो, कॉमर्स पढ़े, कार पढ़े, पता नहीं। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जब तक बैलेंस रहता है तो एक हेल्दी इकोनॉमी का क्या साइन है कि आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एक्सपोर्ट्स कभी भी अगर इंपोर्ट से ज़्यादा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है तो डेंजर में हैं आप। और आपका भाई साहब अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, देन डेफिनेटली इज एन अनहेल्दी इकोनॉमी। मतलब आपका उधारी आपके बचत से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ये? अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, देखो अभी इस चीज़ को समझो। अभी अगर आप किसी सऊदी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे तेल के सिवा और कुछ नहीं है, पानी भी भाई साहब वहाँ पे इंपोर्टेड आता है, तो वहाँ पे अब तेल के सिवा और कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। समझ में आ रहा है? रेगिस्तान है सब, तो एग्रीकल्चर मतलब सारे जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स वो सब भाई साहब बाहर से मंगाने पड़ेंगे। लेकिन तेल इतने पैसे में बिक रहा है कि उनका एक्सपोर्ट कहीं ज़्यादा है इंपोर्ट से। समझ में आ रहा है? दैट्स द रीज़न दे आर थ्राइविंग। आज की तारीख में भाई साहब देखो जितने भी आपके रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं वो सब सऊदी की कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कतार हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, PCI सबसे ज़्यादा है कतार का। इट्स बेसिकली सऊदी कंट्री। ठीक है, जितने भी रिच कंट्रीज इसलिए हैं क्योंकि इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। हालांकि सारी तमाम चीज़ें आपके रोज़मर्रा की वो सारी इंपोर्टेड है, वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होता ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर पेट्रोलियम, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड देयर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई साहब? एंट्रीपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री फॉर रीसेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग। ये होता है झोल। ठीक है, झोल क्या होता है भाई साहब? देखो जैसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलग अलग तरीके से चलते हैं। समझ में आ रहा है ये? जैसे ठीक है, जैसे भाई साहब आपके इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या है? 220 वोल्ट का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज आपका अमेरिका में नहीं है, जापान में अलग है, अलग अलग जगहों पे। तो अगर समझ लो कोई गैजेट है जो जापान में डिज़ाइन हुआ है, वो गैजेट इंडिया में चलने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के साथ कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए क्या होगा, वहाँ से चीज़ें आएंगी, रीअसेंबलिंग होंगी और फिर जाकर यहाँ पे बिकेंगी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्टेड। ठीक है, एंट्रीपोर्टेड बोलेंगे हम इसको। समझ में आ रहा है? देखो सम प्रोसेसिंग, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग हम उसमें करेंगे और फिर उसको बेचेंगे। जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा एंड देन सेल्स देम टू वेरियस कंट्रीज आफ्टर प्रोसेसिंग देम। अब देखो जापान कर क्या रहा है भाई साहब? इन सब जगहों से वो चीज़ों को मंगा रहा है,
और भाई साहब प्रोसेस कर रहा है और भाई साहब बेच रहा है. जापान इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ठीक है, तो इट इज इंपोर्टिंग गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड एंड देन सेल्स देम टू वेरियस कंट्रीज आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग. तो कोई वॉशिंग मशीन उन्होंने उठाया एक जगह से, उस वॉशिंग मशीन में थोड़ा और फीचर्स डाल के उसी चीज को बेच दिया. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और उसी को बेच दिया हमने. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. नाइकी शूज का एक जो ओनर है उन्होंने एक बुक लिखी है द शू डॉग. उसमें एक एग्जाम्पल दिया है कैसे उनका ट्रेड चला. तो पहले जापान में एक शूज हुआ करता था जिसका नाम था टाइगर शूज. ठीक है, आज भी है वो कंपनी टाइगर शूज. तो ये जो मतलब नाइकी शूज के ये अमेरिका में थे, ये जापान गए, जापान से भाई साहब ये शूज़ लाकर ये यहाँ पे बेचते थे. फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाया और फिर शिप्स लेकर आने लगे. फिर दोनों में भाई साहब अनबन हो गई. फिर जब तक अनबन हुई तब तक इनको अच्छा खासा समझ में आ गया था मार्केट समझ में आ गया था. इन्होंने खुद ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया विच इज़ नाइकी शूज़. और उस तरह से नाइकी शूज़ का डिमांड इतना बढ़ा कि टाइगर शूज़ ऑलमोस्ट एक्लिप्स हो गया. ठीक है, सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ट्रेड हैपन्स. ठीक है, तो आप भाई साहब इस तरह से बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग उसमें करके फिर से रीसेल कर रहे हैं. ठीक है, यू आर डूइंग सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग इन इट एंड देन यू आर रीसेलिंग इट. सो दिस इज कॉल्ड एज एंट्री पॉट ट्रेड. इसको हम बोलेंगे एंट्री पॉट ट्रेड. आपने सुना है असेंबल्ड कंप्यूटर आपने सुना है, राइट? इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? हाँ, तो आपने इंटेल का लिया होगा, ठीक है, फिर इसका लिया होगा, उसका लिया होगा, सारी चीज़ें भाई साहब आपने उसमें डाल दी हैं. मदरबोर्ड किसी और कंपनी का भाई साहब, ठीक है, आपका माउस किसी और कंपनी का, सारे हार्डवेयर अलग अलग कंपनीज के, बेस्ट कंपनीज का आपने भाई साहब एक बना दिया. क्या एक असेंबल्ड पीस बना दिया. सो दिस इज लाइक दिस. ठीक है, ये आपका एक असेंबल्ड पीस हो जाता है. ओके 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 ओके. रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड भाई साहब, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाई साहब ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज बेसिकली एन इंजन ऑफ ग्रोथ. ये भाई साहब ग्रोथ का इंजन है. ठीक है, इट इज बेसिकली एन इंजन ऑफ ग्रोथ. इट डेवलप्ड कंट्रीज ट्रेड अकाउंट्स फॉर सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ट्रेड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, ट्रेड अकाउंट्स फॉर सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ट्रेड में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट. इससे भाई साहब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है. एड्स टू रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल. तो आपका भाई साहब रेपुटेशन बढ़ता है. ठीक है, इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, मतलब लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, एड्स टू रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल. तो ये रेपुटेशन को ऐड करता है और गुडविल बनाता है. आपका गुडविल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका मार्केट में आपका वैल्यू. ठीक है, मार्केट में आपका नाम. टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत बेनिफिशियल. हम जितना भाई साहब यूएस से बिजनेस करेंगे उतना पैसा हमारा आएगा. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है. ठीक है, इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट. ठीक है भाई साहब, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है लोगों का. ठीक है, एड्स टू रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल. तो इसमें रेपुटेशन बढ़ता है. देखो कैसे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रेपुटेशन और गुडविल क्यों बढ़ता है भाई साहब? जितने भी सऊदी कंट्रीज हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे ना, लोगों के पास भाई साहब स्पोर्ट्स मॉडल की एक से एक कारें होंगी. ठीक है, क्यों मालूम है क्यों? वाई? पेट्रोल सस्ता है भाई साहब, और स्पोर्ट्स मॉडल की कार में भाई साहब धनाधन पेट्रोल चलता है. ठीक है, मतलब हम इंडिया में पहले कार या कोई भी 4 व्हीलर लेने जाएंगे तो पहले पूछेंगे एवरेज कितना देती है ना, क्योंकि हमारे लिए भाई साहब पेट्रोल महंगा है या सीएनजी हमारे लिए महंगा है, लेकिन वहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो पेट्रोल का कुछ हिसाब रखते ही नहीं है, वो सीधा स्पोर्ट्स मॉडल उठाएंगे. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, इसका मतलब आपके स्पोर्ट्स मॉडल का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा हो जाएगा? सऊदी मार्केट हो जाएगा. है ना, समझ में आ रहा है ये? तो ये उनका रेपुटेशन है भाई साहब, क्योंकि उन्होंने रेपुटेशन को चुना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है उसको अफोर्ड करने का, उनके पास तेल बहुत सस्ता है, इसलिए वो उसको चुन रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एडिंग टू देयर रेपुटेशन. ये जो बड़ी बड़ी कार है वो अफोर्ड कर रहे हैं, दैट इज एडिंग टू देयर रेपुटेशन. व्हाई आर दे परचेजिंग दीस
क्योंकि दे कैन अफोर्ड, और ये उनके रेपुटेशन के लिए है। अगर आज आपके यहाँ पे भाई साहब पेट्रोल 25 रुपए का हो जाए तो आप भी भाई साहब स्पोर्ट्स मॉडल लेंगे, कहाँ है भाई साहब कोई एक नॉर्मल मॉडल लेंगे आप, यू विल ऑल्सो परचेज अ स्पोर्ट्स मॉडल, है ना। सो दिस एड्स टू द रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। अरे बाप रे भाई साहब उसके पास स्पोर्ट्स मॉडल का कार है, ये दिस बेसिकली हेल्प्स अर्न गुडविल। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं इंडिया में, सॉफ्टवेयर आपने बनाया इंडिया के मार्केट में ही बेचा और सॉफ्टवेयर आपने बेचा यूएस मार्केट में, भाई साहब जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक राजस्थान के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में एक मिट्टी आती है जिसको हम बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे मतलब मुंह में जो पिंपल्स वगैरह आते हैं वो नहीं आते, ऐसा, ठीक है, ऐसा है कॉस्मेटिक्स के लिए। ये मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनता है, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी अगर आप इंडिया में कहीं पे भी लेने जाएंगे आपको भाई साहब 200-250 में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आज की तारीख में ये चीज़ यूएस में $1000 में बिक रही है, 1 किलो $1000 में, ठीक है। तो जिसने भाई साहब इस धंधे को समझा वो बोलेगा भाई साहब कहाँ इंडिया में बेचें, हम वहाँ पे बेचें ना। मुल्तानी मिट्टी का मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा वहाँ पे बेचूंगा भाई साहब। $1000 मेरे को 1 किलो पे मिल रहा है, गरीब इंडियन भाई साहब 200 देंगे, गरीब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कीमत नहीं है उसकी, है ना, लोगों की उतनी कीमत नहीं है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, कोई चीज़ जिसकी शायद वैल्यू इंडिया में हमको ना मिले लेकिन किसी दूसरे कंट्री में मिल जाएगी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। दैट इज हाउ वी बेसिकली अर्न फॉरेन एक्सचेंज। क्या ये समझ में आ रहा है? वही प्रोडक्ट जो आपको इंडिया में बेचने से 200 रुपए दे रहा होगा, वही प्रोडक्ट भाई साहब आप अमेरिका में बेचने से कितना कमा रहे हैं, $1000, और वहां पे क्रेज है, मुल्तानी मिट्टी का क्रेज है, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू बाय दैट एट एनी कॉस्ट। $1000 मतलब आप समझिए 8000 रुपए भाई साहब, सीधा सीधा आपको 7800 का फायदा हो गया। समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अभी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन देखो, इस चीज को ऐसे समझो कि आप ना भाई साहब इंडिया में कोई कंपनी खोल रहे हैं, अरे तूने अकाउंटिंग किया क्या, अरे भाई साहब तूने ये काम किया क्या, तूने वो काम किया क्या, ऐसे हम लोग भाई साहब काम करते हैं, है ना, ठीक है। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे लोग बड़ा स्पेशलाइज्ड है, नहीं मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरा वो काम है, ऐसा है, काम बटा हुआ है, स्पेशलाइजेशन है। तो आप जब किसी फॉरेन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो आपको उसके स्टैंडर्ड में काम करना पड़ेगा। सो इट विल इनकरेज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इंडिया में ऑफिस कल्चर या कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, बहुत सिग्निफिकेंटली। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि हम उधर से क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं, पहले देखते हैं भाई साहब कि क्या है आपका ऑफिस कल्चर, कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, उसके बाद वो अपना काम देंगे आपको। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। और स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मतलब कोई जैसे आप भाई साहब अगर अकाउंटिंग का काम करते हैं तो यू आर एन अकाउंटेंट, आप भाई साहब एचआर में हैं तो यू आर एन एचआर, आप भाई साहब प्रोडक्टिविटी में हैं तो प्रोडक्टिविटी में है। तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि अरे भाई साहब थोड़ा सा इधर भी काम कर दे, अरे भाई साहब थोड़ा सा उधर भी काम कर दे, ऐसा नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन वाला कल्चर जो है हमको वेस्ट से ही मिला है, वरना इंडिया में तो सारे काम आप एक साथ करो। आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे गांधीयन फिलॉसफी क्या है। गांधीयन फिलॉसफी है कि भाई साहब जो कपड़ा तुम पहनते हो वो भी खुद ही बुनो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप 4 घंटे रोज कपड़ा बुनेंगे आपके पूरे साल का कपड़े का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। आप जो पूरे साल कपड़ा पहनेंगे, 4 कपड़े पहनेंगे, उसके लिए रोज आपको 4 घंटे का कपड़ा बुनना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सो दैट इज आवर थॉट प्रोसेस। हमने स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचा ही नहीं है। ये स्पेशलाइजेशन जो है ये वेस्ट कल्चर से आ रहा है हमारा, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली देखिए स्पेशलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज भी है, ये आपको बोर कर देगा, ठीक है। आप रोज एक ही टाइप का काम रोज करेंगे, समझ में आ रहा है? थोड़ा और पीछे जाएं अगर हम एवोल्यूशन देखें अगर, ठीक है, समझ लो जब हम एप्स से थोड़ा सा भाई साहब ह्यूमंस बन रहे थे, तो आप देखो एक एप भाई साहब क्या करेगा, वो फार्मिंग भी करेगा थोड़ा सा, अगर परिवार में कोई इंजर्ड हो गया है या परिवार में कोई बीमार है तो उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी भी लाएगा, ठीक है, खाना भी बनाएगा, बच्चों का देखभाल भी करेगा, ये सारे तमाम काम करेगा वो, है ना। तो वो क्या कर रहा है, मल्टीपल चीज़ों में है वो, इसका मतलब वो कभी बोर होएगा नहीं। लेकिन समझ लो आपको रोज वही अकाउंटिंग करना है, रोज आना है ऑफिस में अकाउंटिंग करना है, पक जाएंगे आप, होगा ही, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का ये एक प्रॉब्लम है।
लेकिन स्पेशलाइजेशन आपको वर्क में माहिर बना देता है। जिस फील्ड में आप है वहां पे दूर दूर तक आपका कोई आसपास नहीं आ सकता है ना, दैट मेक्स यू बेसिकली प्रोफिशिएंट। ओके, तो ये स्पेशलाइजेशन का जो आपका कल्चर है ये वेस्ट से आ रहा है, ठीक है। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मुल्तानी मिट्टी को मैं इधर बेचूं 200 रुपये कमाऊंगा, उधर बेचूं $1000 कमाऊंगा, तो मेरा कहाँ पे मेरे को पैसा ज़्यादा मिला? मेरे अभी देखो, मैंने तो कमाया पैसा, समझो, अगर मैंने $1000 में वहाँ पे बेचा तो मैंने पैसा कमाया। 200 में यहाँ पे बेच रहा था, उधर मैं $1000 में बेच रहा हूँ। मेरे पैसे कमाने से फ़ायदा किसको है? मेरे पैसे कमाने से फ़ायदा किसको है? मेरे फैमिली, इंडिया को, है ना। छोटे तौर पे देखे तो मैं पैसा कमाया, थोड़ा और बड़े तौर पे देखे तो मेरी फैमिली ने कमाया, और थोड़ा और बड़े तरीके पे देखे तो ये पैसा जाएगा कहाँ? मैं इंडिया में ही तो गुड्स परचेस करूंगा, मैं इंडिया में ही तो सर्विसेज परचेस करूंगा, तो उसमें जाएगा मेरा पैसा। इंडिया के लोग मेरे से ही कमाएंगे ना, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जिस चीज का आपको 200 रुपये मिल रहा था, उस चीज का भाई साहब $1000 मिल रहा है, तो आप यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। मुल्तानी मिट्टी जैसी एक सिंपल सी चीज, इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, आपका भाई साहब प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी होता है। अब देखो ये कैसे होगा, ठीक है। समझ लो भाई साहब, आपका जो मार्केट है वो ओपन है, ग्लोबलाइजेशन के चलते आपके यहाँ पे ओप्पो का मोबाइल भी बेच सकते हो। बहुत डिप्रेस लग रहा है बेटा, क्या हो गया है? छोड़ के चली गई है? अच्छी है, अच्छा है, अगर इस टाइम पे छोड़ के चली गई है ना, बहुत अच्छा है। अब बोल दो अगले साल मिलेंगे, दिस इज द राइट टाइम टू ब्रेकअप, ये ब्रेकअप सीजन है भाई साहब, ठीक है। तो अच्छा है अगर छोड़ गई, अभी थोड़ा सा इधर ध्यान देना है, नैया पार करवानी है। ओके, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल भाई साहब क्या हो जाएगा? नहीं, मैं आपको सचमुच में बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, जहाँ भी जिसका भी कुछ भी चल रहा होगा, मेरे से कोई मतलब नहीं है, अभी ब्रेकअप कर लीजिए, बेस्ट टाइम। टाटा बाय बाय, विल मीट नेक्स्ट ईयर, नॉट इन 2024, मे बी मिड ऑफ 2024। 2024 तो 10-15 दिन में आ जाएगा ना, हो जाने दीजिए ये पढ़ाओ, ठीक है। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, ये कैसे होता है भाई साहब? देखो आज आप मार्केट में भाई साहब वीवो का मोबाइल भी मिल जाएगा, आईफोन भी मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या, और ओप्पो सब मिल जाएगा, कोई सा भी, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स भाई साहब क्या करेंगे, मार्केट में कस्टमर्स को खींचने की कोशिश करेंगे, और कस्टमर्स को खींचने का एक ही तरीका है, एक अच्छे फीचर्स और दूसरा प्राइस कम, ठीक है। तो इसका मतलब कंपटीशन लगेगा, और कंपटीशन का फ़ायदा कौन उठाएगा? कस्टमर, है ना भाई। अगर मेरे पास दिख रहा है कि वही फीचर्स मेरे को 2000 कम में मिल रहा है, आई विल टेक दैट, ठीक है। तो ये प्राइस लेवल में गिरावट लाता है, ठीक है, ये प्राइस लेवल को गिराएगा, ठीक है। इट विल बेसिकली ब्रिंग डाउन द प्राइस लेवल। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है। तो आपके पास भाई साहब चॉइसेस भी बढ़ गए, आप जैसा मोबाइल लेने जाएंगे तो आपके पास चॉइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये सब आपके भाई साहब फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स हैं, दीज आर बेसिकली द बेनिफिट्स। ओके, इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, कैसे? फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच आउट टू कस्टमर्स बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जैसे मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, ना ही मैं भाई साहब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ना ही कुछ। आज की तारीख में भाई साहब इन्फोसिस इज अ वर्ल्ड लीडर, ठीक है, क्योंकि इन्फोसिस अपने सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स भाई साहब बाहर तक बेच रहा है ना। सो इट्स अ बिग इनकम जनरेटर फॉर इंडिया। ओके, सो आपका कस्टमर्स फॉर डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड भी आपके कस्टमर्स हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड भी आपके कस्टमर्स हैं, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। क्लियर। सो इट इनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स। आप देखिए, आपने दुबई का नाम तो भाई साहब हर दूसरे आदमी के मुंह से सुना रहेगा, है ना। दुबई मतलब बिजनेस चकाचौंध भाई साहब, क्यों व्हाई डू यू हियर अबाउट इट? दुबई मतलब भाई साहब, अरे बाप रे, दुबई से आया क्या, ओ बाप रे, क्यों व्हाई डू यू हियर अबाउट दुबई एज इफ इट इज अ प्लेस इन हेवन? व्हाई? और कॉमन प्लेस भी है और हेवनली प्लेस भी है, क्यों? पैसा कैसे है? वो तो भाई साहब कोई एग्रीकल्चर कंट्री है नहीं। पेट्रोल या ऑयल जो है दुबई का सिर्फ 1% है जीडीपी का, पूरे जीडीपी का 1% है। नहीं, वो एक तरकीब लगाते हैं उनका भाई साहब। क्यों लोग दुबई में जाने के लिए मरते हैं मालूम है क्या? क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। आप कोई भी धंधा कर रहे होंगे, टैक्स नहीं है, लेकिन तो आप गवर्नमेंट फिर कैसे चलती होगी? फिर गवर्नमेंट तो भाई साहब टैक्स से चलती है ना, गवर्नमेंट कैसे चलती होगी फिर?
सोचने वाली बात है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा भाई साहब, अरे वाह टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चलो भाई साहब धंधा खोलते हैं वहाँ पे, है ना, धंधा कर रहा हूँ मैं। मेरे धंधा करने से, मेरे फैक्ट्री खोलने से, मेरे इंडस्ट्री खोलने से मैं और 10 लोगों को इन्वॉल्व करूँगा, ठीक है। ये जो 10 लोग हैं ये इनको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से भाई साहब दुबई में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दैट्स हाउ रेवेन्यू इज गेटिंग जनरेटेड। मतलब लोग आ रहे हैं वहाँ पे इसलिए क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। अब बड़े बड़े धंधे विदाउट पेइंग एनी टैक्स कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन का सबसे बड़ा हेडेक होता है टैक्स, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे भाई साहब विदाउट टैक्स ये धंधा कर सकते हैं। और विदाउट टैक्स जब आप धंधा करते हैं तो आप कहाँ करेंगे, मॉल्स में करेंगे। मॉल्स में करेंगे तो ये मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई साहब, जिस पे आप रेंट देंगे या परचेज करेंगे, ये सब इनकम होगा भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली इनकरेजेस बिजनेस, ठीक है। अदरवाइज ऑयल के लिए दुबई नहीं है, ऑयल के लिए दुबई नहीं, उसका सिर्फ 1% GDP है भाई साहब ऑयल का, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो इट इनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। दिस लीड्स टू अ राइज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो अभी लोग क्या करेंगे भाई साहब, इन्वेस्टमेंट करेंगे। टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है भाई साहब, दूर दराज से लोग आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने ही वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको दिखाना पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है, तभी तो लोग आपका। और आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी है भाई साहब, ठीक है। फटफट लोग जानते हैं कहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ क्या मिल जाएगा, कहाँ से क्या हम माल बना सकते हैं। वी आर ऑल थरो विद इट, ठीक है। ओके, adds to reputation and helps build goodwill. Foreign trade enables exporting country to earn reputation and goodwill in the international market. तो फॉरेन ट्रेड अगर होगा, इट एनेबल्स एक्सपोर्टिंग कंपनी, जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी, टू अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल, ठीक है। रेपुटेशन और गुडविल इसको अर्न करने के लिए मिलता है, ठीक है, इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होगी उसका एक रेपुटेशन और गुडविल। आज की तारीख में भाई साहब पूरे वर्ल्ड में लोग ये जानते हैं कि भाई साहब इंडिया में कंप्यूटर्स के मास्टर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स को बहुत अंदर से हमने समझा है, ठीक है, और बहुत कम लोग ही इसको समझ पाए। आपके माइक्रोसॉफ्ट, आपके सिलिकॉन वैली में भले ही बिल गेट्स भाई साहब आज की तारीख में बिलियनियर है, जो भी है, बट ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द एंटायर सिलिकॉन वैली इज मेड अप ऑफ इंडियंस, ठीक है। इंडियंस हैव रिलोकेटेड देयर, ठीक है। तो आज की तारीख में हम जानते हैं कि इंडिया इज गुड फॉर कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, भाई साहब आपका कंप्यूटर सर्विसिंग, इस सब में। फॉरेन ट्रेड एनेबल्स एक्सपोर्टिंग कंट्री टू अर्न रेपुटेशन। तो हमारा एक रेपुटेशन बन गया है, हमारा एक गुडविल बन गया है, ठीक है। इसके पहले, ये तो भाई साहब IT रेवोल्यूशन में हुआ है, इसके पहले हम ज़्यादा करके किसके लिए जाने जाते थे, मसालों के लिए जाने जाते थे। एशिया, एंटायर एशिया मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया प्राइमरी वाज नोन फॉर स्पाइसेस, ठीक है, मसाले जो बनते थे यहाँ पे, उसके लिए जाने जाते थे हम, ठीक है। ओके, सो फॉरेन ट्रेड एनेबल्स एक्सपोर्टिंग कंट्री टू अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। Example, countries like Japan, Germany, Switzerland, etc. have won goodwill and reputation in foreign markets for their qualitative production of electronic goods. आपका भाई साहब जापान के कितने ही गुड्स आप इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जर्मनी, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा, दे हैव earned a huge reputation in the qualitative production of electronic goods. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भाई साहब इन्होंने अच्छा खासा नाम बना दिया है। To earn foreign exchange, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पसेस। तो आपको जैसे मैंने बताया कि भाई साहब आपका वही 200 रुपये यहाँ पे बेच रहे थे, $1000 में उस चीज़ को वहाँ पे बेच रहे हो, तो इससे आपका क्या मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तुम $1000 में भी यहाँ पे बेचोगे और वहाँ पे $1000 में भी बेचोगे तो ज़मीन आसमान का फर्क है ना। कहाँ 1000 रुपये और कहाँ 80,000 रुपये भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। सो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पसेस, ठीक है। तो आप भाई साहब इसको प्रोडक्टिव, फॉरेन ट्रेड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एक्सपैंडिंग द मार्केट एंड इनकरेजिंग प्रोडक्शन। तो आपका मार्केट भी एक्सपैंड होगा और प्रोडक्शन भी। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला ये डिवीजन ऑफ लेबर वाला कल्चर और स्पेशलाइजेशन वाला कल्चर वेस्ट का कल्चर है। इन्होंने इसको बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था और शायद इसकी वजह से इनमें डेवलपमेंट हुआ है। हम जब किसी धंधे के बारे में सोचते हैं ना, तो हम वहाँ पे 0 से लेकर मतलब 10 तक सारे प्रोसेस में हम इन्वॉल्व रहेंगे, विच इज़ अ बैड आइडिया, विच इज़ बेसिकली अ बैड आइडिया, ठीक है। आप समझो आपके माइंड में कोई बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट्स डालने का बिजनेस है, क्या सोच रहे होंगे आप, क्या क्या सोच रहे होंगे, चलो लेट्स से गारमेंट शॉप खोलना है या गारमेंट का कोई फैक्ट्री डालना है, क्या ही सोच रहे होंगे आप, हाँ क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड और क्या है कंपटीशन और क्या नहीं, ये सब तो अलग अलग चीज़ें हो गई। कल को तो आपको शॉप डालना है, क्या क्या करोगे आप भाई साहब, कैपिटल नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लो शॉप भी तैयार है, गारमेंट्स भी तैयार है। अब आप इसको कल
ताला खोलेंगे भाई साहब और चालू। बताओ क्या क्या करोगे, तुम क्या करोगे? एडवर्टाइज करोगे, ओके। और क्या करोगे? नेबर, लेबर, ओके, लेबर लाओगे बेचने के लिए। और हाँ, ऑफर डालोगे। और क्या करोगे? और भी तो बेसिक चीजें है ना भाई साहब। क्या करोगे, तुम क्या करोगे बताओ? ऑफर डाला भाई साहब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आपने क्या बोला अभी? एडवर्टाइजिंग किया भाई साहब, ठीक है। बोर्ड वोर्ड लगाया भाई साहब भी, ठीक है। और आपने क्या बोला भाई साहब अभी? लेबर डाला, आपने लोगों को डाला यहाँ पे। और क्या करोगे? और क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका आंसर ऐसा भी है कि आप बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो वो भी चलेगा, दैट इज ओके, ठीक है, रखोगे। और क्या? व्हाट एल्स? प्राइस टेबल रखेंगे, ठीक है। प्राइसिंग करेंगे, प्राइसिंग का देखेंगे आप कितना किसको कितने में बेचना है ना, ठीक है। चलो भाई साहब, और आप देख रहे हो तमाम चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना। मैं प्राइस का भी देखूंगा, मैं भाई साहब देखूंगा सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं, मैं भाई साहब ये भी देखूंगा कि मार्केटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, मैं भाई साहब ये भी देखूंगा कि एडवर्टाइजिंग ऑफर्स भी मैं ही लॉन्च करूंगा। सो इन एवरीथिंग यू आर इन्वॉल्व, ठीक है। और ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम हर धंधे को ऐसे ही सोचते हैं। ये इंडियन ट्रेंड है, हम हर धंधे के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, सब कुछ हम ही करेंगे, ठीक है। ये एक खराब ट्रेंड है, क्योंकि सब चीज़ों में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। लेट द वंस हु आर स्पेशलाइज्ड इन इट हैंडल इट, यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। आपको भाई साहब ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। मार्केटिंग के बंदे को हायर कीजिए, आप खुद मत मार्केटिंग करने चाहिए। मार्केटिंग का बंदा जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसने भाई साहब 2-4 कंपनियों में काम किया रहेगा, वो आपको ज़्यादा करके देगा, ठीक है, उसको हायर कीजिए। सो हायर पीपल, हायर द राइट सेट ऑफ पीपल। अगर आपने राइट सेट ऑफ पीपल किया तो भाई साहब आप कर पाएंगे। वरना आपने अभी बताया कि लेबर आपने डाल दिया, क्या लेबर से क्या करेंगे भाई? जो कस्टमर आएंगे उनको दिखाना है ये, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। वो लेबर चॉइस करना बहुत बड़ा फोर्स है। तो इसीलिए मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इस स्पेशलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हम हमेशा किसी भी धंधे के बारे में जब भी सोचेंगे तो A to Z सोचेंगे, ये करना है, सब कुछ आपको ही करना है। ये हमारा एक गलत ट्रेंड है। वी हार्डली रिलाई ऑन एक्सपर्टीज विच आर प्रोवाइडेड बाई अदर्स, ठीक है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। सम कंट्रीज हैव प्लेंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। Ideally, such countries should export raw materials and import finished goods from the countries which have abundant supply of skilled manpower, ठीक है। तो भाई साहब बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है, ठीक है, हमारे पास। आइडियली ये कंट्रीज क्या होने चाहिए? एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, ये भाई साहब रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने चाहिए। एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करने चाहिए फ्रॉम कंट्रीज विच हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। क्लियर है पीपल, ठीक है। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। तो वर्ल्ड लेवल पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, सिर्फ कंट्री के या रीजन के लेवल पे नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर आपके पूरे वर्ल्ड लेवल पे आ जाता है, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल, ठीक है। It gives benefits to all concerned countries. Optimum allocation and utilization of resources. As a result of specialization, resources are used for the production of only those goods which give highest returns. Resources are put to their best use. समझ में आ रहा है भाई साहब? तो जैसे मैंने आपसे मुल्तानी मिट्टी की बात की, आप मुल्तानी मिट्टी को कैसे यूज़ करेंगे भाई साहब? जाएंगे और लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिकन ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, उनका भाई साहब टिश्यू पेपर ये वो ये सब चाहिए उनको। बार है क्या, सोप है क्या, ऐसा शेप है क्या? अगर भाई साहब बार है तो उसमें ना ऐसे शार्प एजेस नहीं हो सकते, मतलब एक कोमल सा एक शोप बनाएंगे आप, उसको बेचेंगे। सो ये सब केटर करना है, ठीक है। तो हमारे को क्या है भाई साहब, हम तो ऐसे मुंह में पोत लें, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं पोतेंगे भाई साहब, ठीक है। दे आर सोफिस्टिकेटेड पीपल, सो दे विल हैव देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस इन ऑर्डर टू यूज इट, ठीक है। तो आपको वैसा ही पैकेज करके उसको बेचना है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। ओनली दोज गुड्स विच गिव हाईएस्ट रिटर्न्स, दैट इज रिसोर्सेज आर पुट टू देयर बेस्ट यूज। हम इन्हीं चीज़ों को बेस्ट यूज में पुट अप करेंगे, ठीक है।